ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। यह मत भूलो कि अन्याय और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा जुर्म है। याद रखो कि अनंत नियम यही हैं। आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ देना भी होगा। ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग। आजकल आप देखते हैं कि जिस तरह की खबरें आती रहती हैं ना हमारे समाज से, वो बड़ी चिंता का विषय रहती हैं। और आप लोग वृद्धाश्रम जाकर देखा करिएगा, कभी अपने आसपास बुजुर्गों की क्या स्थिति, उन्हें देखा करिएगा आप लोग। पारंपरिक समाज में बुजुर्ग पीढ़ी को परिवार की नींव माना जाता रहा है। विशेष रूप से भारतीय समाज में तो यह धारणा रही कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहां हमेशा समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से कई मामलों में बुजुर्गों को जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आज भी लोग ऐसा सोचते हैं या फिर मानते हैं। बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ देने या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आज के समय में माता पिता केवल बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण करने तक ही सीमित रह गए, क्योंकि जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें बोझ समझकर उपेक्षित करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को अपने अभिभावकों से केवल संपत्ति चाहिए होती है, उनका प्यार या आशीर्वाद नहीं। इस उम्र में वे उनके किसी काम नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। बुजुर्गों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों से जुड़ी 49% घटनाओं में उनके बेटे ही शामिल होते हैं और इसके बाद दुर्व्यवहार करने वालों में पति और बहुएं आती हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की अनदेखी और उन्हें समय पर एवं पोषक भोजन न देने समेत अन्य जरूरतों पर ध्यान न देना वास्तव में हमारे सामाजिक और मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर को दर्शाता है। भारत में हर 20 में से एक बुजुर्ग को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। युवा पीढ़ी यह भूल जाती है कि वे भी बूढ़े होंगे और उनकी नई पीढ़ी भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार कर सकती है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समाज में इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने हाल ही में बुजुर्ग माता पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून का प्रावधान किया है। अब सोचिए, घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है। इसके तहत अगर कोई सरकारी या फिर निजी कर्मचारी अपने माता पिता की अनदेखी करता है तो उनके मासिक वेतन में 10 से 15% या फिर 10,000 रुपये की कटौती कर सीधे माता पिता के खाते में भेज दी जाएगी। मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं कि एक माँ बाप 10-12 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन जब माँ बाप को सहारे की जरूरत पड़ती है तो 10-12 वो बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं। ये हमारे आपके समाज में देखने को मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ बच्चों में बहुत सारे संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं ना, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। इसमें एक कारण है कि एकल परिवार होते जा रहे हैं। जैसे ही बच्चे होते हैं वो शहर में बस जाते हैं और गांव में भी रहते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, शहर में भी अलग हो जाते हैं, माँ बाप को अलग रखते हैं। अब वो दादा दादी की, नाना नानी की कहानियां ही जो सीख देती थी वो कहानियां ही बच्चे नहीं सुन पा रहे, उनके साथ टाइम ही नहीं बिता पा रहे माँ बाप बच्चों को उनके पास भेजते भी नहीं है ज्यादा, समझ रहे। उसी का परिणाम भी आज हम लोग भुगत रहे हैं। और आप देखते हैं कि माँ बाप का बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है, उनकी संपत्ति सबको अच्छी लगती है। इसे सरकार का एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। यह नियम सरकारी और निजी कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों सभी पर समान रूप से लागू होगा। अगर कोई कर्मी अपने बुजुर्ग माता पिता को भोजन, दवा या फिर उचित देखभाल प्रदान नहीं करता तो इसके लिए जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करनी होगी और जिसके बाद जांच कर उनके वेतन से कटौती की जाएगी। देश भर में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 51.67% बुजुर्गों को घर में और 38.33% को समाज में मौखिक रूप से दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है, जबकि 40% बुजुर्ग खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि इन घटनाओं के लिए बहुत हद तक परिवारों की संस्कृति जिम्मेदार है। भारतीय समाज में माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों के पालन पोषण, उनका भविष्य
संवारने में लगा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बनेंगे। मगर कई मामलों में देखा जाता है कि जब बच्चे खुद कमाने लगते हैं तो वे अपने माता पिता को अकेला छोड़ देश, राज्य या फिर शहर से बाहर जाकर अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए परिवार का मतलब पति पत्नी उनके बच्चों तक सीमित हो गया है। उन्हें अपने माता पिता या भाई बहनों से शायद कोई सरोकार नहीं होता, या फिर वे मासिक खर्चा भेजकर अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं। आज के डिजिटल युग में भावनाओं का महत्व लगभग समाप्त हो चुका है। बच्चों को अपने माता पिता से केवल धन और संपत्ति चाहिए होती है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी को वो बेबोझ मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि माता पिता ने उनके लिए जो भी किया वह उनका फर्ज है। मगर बच्चों को यह समझना होगा कि बुढ़ापे में माता पिता का सम्मान उनकी देखभाल जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। उन्हें रिश्तों और व्यापार में अंतर करना आना चाहिए। रिश्ते प्यार और सम्मान पर टिके होते हैं, व्यापार लाभ पर आधारित होता है। और जब से मनुष्य ने रिश्तों को पैसों में तौलना शुरू कर दिया, तब से संबंधों की डोर कमजोर होती जा रही है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं। केवल उन्हीं से संपर्क बनाए रखने की जरूरत महसूस की जाती है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो और जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता रहो। यह विचित्र विडंबना है कि आज के युवा सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश और तस्वीर साझा करते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे रिश्तों के महत्व को गहराई से समझते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास अपनी बुजुर्ग पीढ़ी के लिए समय ही नहीं होता, ना ही वे उनकी देखभाल की चिंता करते हैं। यानी रिश्तों के प्रति सम्मान और भावनाएं अब सिर्फ डिजिटल दुनिया में दिखाने तक ही सीमित हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव में जब मनुष्य का मन और शरीर दोनों शिथिल होने लगते हैं, ऐसे में उन्हें अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। कभी टाइम मिला करे तो मैं कह रहा हूं कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आस पड़ोस में बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठा करिए, बात किया करिएगा। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यकीन मानिए आप। मगर आज के उपभोक्तावादी समाज में संबंध, भावनाएं, प्रतिबद्धता और त्याग जैसे भाव अब शायद अर्थहीन हो चुके हैं। इनके स्थान पर भौतिक वस्तुओं का दिखावा युवा पीढ़ी पर इतना हावी हो गया कि परिवार के बुजुर्ग और उनकी समस्याओं की उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। माता पिता की संपत्ति को तो सभी बच्चों को चाहिए, पर उन्हें अपने साथ रखने और उनकी जिम्मेदारी उठाने को वे अपनी आज़ादी में व्यवधान मानते हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या परिवार और विवाह जैसी हमारी सामाजिक संस्थाएं आज इस स्थिति में पहुंच गई कि उन्हें कानून के हस्तक्षेप के बिना संतुलित नहीं रखा जा सकता। एक और पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है। इस तरह के कानून से शायद बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जा सकती है, जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, उपचार, रहने की उचित व्यवस्था तो सुनिश्चित हो जाएगी। मगर क्या उन्हें बच्चों से भावनात्मक संबल, प्यार और देखभाल की गारंटी भी मिलेगी? जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और आवास के साथ साथ आत्मसम्मान तथा अपनापन भी उतना ही जरूरी होता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार से लेकर समाज के हर वर्ग को मिलकर सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। पीड़ा की परतें। इतिहास की परतों को उलटकर देखें तो मरुभूमि की तपती रेत में एक सिसकी सुनाई देती है, जिसे समय ने एक अजीब गरीब रिवाज की शक्ल दी है। यह महज एक पेशा नहीं था, बल्कि सामंती समाज के उन खोखलेपन का दस्तावेज था जहां ऊंची हवेलियों में औरतों को सलीके से रोने की छूट नहीं थी। पुराने समय में जब किसी रसूखदार की मृत्यु होती तो काले लिबास में लिपटी कुछ स्त्रियां जिस तरह रोती थीं, वह दरअसल उस इंसान के लिए नहीं बल्कि उस खोखली प्रतिष्ठा के लिए होता था और जिसे समाज ने ओढ़ रखा था। इतिहास गवाह है कि जब जब संवेदनाओं का अकाल पड़ा, दुनिया ने आंसुओं की तिजारत शुरू कर दी। आज इस दिखावटी दुख का विस्तार मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि उस मानसिक मरुस्थल का प्रतीक है जहां संवेदनाएं सूख चुकी हैं। आज के दौर में इस रिवाज की शक्लें बदल गई हैं, पर रूह वही है, मांगने पर उपलब्ध सिसकियां। और अब एक किरदार सिर्फ राजस्थान के रेतीले धोरों में नहीं मिलते, बल्कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर टिप्पणियां वाले हिस्से और मुख्य समय की बहसों में भी पेट बना चुका है। यह एक ऐसा युग है जहां हम अपनी उदासी को भी दूसरों के कंधों पर ढोना चाहते हैं। अब लोग किसी की मृत्यु पर दुखी होने के लिए नहीं बल्कि किसी के पतन पर उत्सव मनाने या फिर किसी विचारधारा के अपमान पर प्रायोजित विलाप करने के लिए शोर ढूंढते हैं। जैसे नुक्कड़ की दुकान पर कड़क चाय की मांग होती है, वैसे ही अब डिजिटल मंचों पर कड़क विरोध और मार्मिक आर्तनाद की मांग।
यह वैसा ही है जैसे हम अपनी पुरानी यादों के मलबे में खुद उतरने के बजाय किसी अजनबी को पैसे देकर कहें कि भाई थोड़ा सलीके से छाती पीट दो ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत दुखी हूं। यह बढ़ती भीड़ हमारे भीतर के उस सूखेपन को पुख्ता करती है जिसे हम खुद भरने का साहस खो चुके हैं। साहित्य और समाज के इस चौराहे पर खड़े होकर जब हम सोचते हैं कि तो लगता है कि एक किरदार अब एक बड़े तंत्र का हिस्सा है। इतिहास में वे लोग होते हैं जिनके पास अपना कहने को कुछ ना था, इसलिए उन्होंने अपना दुख ही बैठ दिया। आज का पढ़ा लिखा तबका भी इसी कतार में खड़ा है, बस उसके हाथ में महंगे उपकरण या यंत्र हैं। हम दूसरों के गम में शरीक होने का स्वांग रचते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने शोर नहीं मचाया तो दुनिया हमें पत्थर दिल करार दे देगी। और यह इस बात का इशारा है कि हम पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, बस उसका तमाशा बनाना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसा किसी बड़े हादसे के वक्त मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय फोन निकालकर वीडियो बनाना ताकि दुनिया को हमारा दुख और सक्रियता दोनों दिख सकें। पुराने दौर में राजाओं की मृत्यु पर प्रजा का रोना अनिवार्य होता था, चाहे वह हुक्मरान कितना ही निर्दयी क्यों ना रहा हो। आज भी जब कोई रसूखदार मरता है तो इन बिलापकर्ताओं का एक पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। बिलाप के ऐसे महीन तार छिड़ते हैं कि सुनने वाले को लगने लगता है कि सचमुच कोई अपूर्णीय क्षति हुई है। जीवन में जब असल एहसास कम हो जाते हैं तो लोग किराए पर अभिनय मंगा लेते हैं। ये नए दौर के किरदार कीबोर्ड के पीछे छिपे शिकारी हैं जो हैशटैग के साथ आंसू बहाते हैं। इनका इतिहास दरअसल इंसान की उस आदिम भूख का इतिहास है जिसमें वह अपनी अंदरूनी कमियों को दूसरों के चिल्लाने से ढकना चाहता है। समाज के इस चरित्र चित्रण में ये बिलाप करता एक विलंब है उस बाजारबाद के जहां आंसू भी एक माल की तरह बिकते हैं। अगर हम गुजरे हुए वक्त को गौर से देखें तो पाएंगे कि ऐसी तादाद तभी बढ़ी जब समाज में आपसी बातचीत मर गई, जब घर के सदस्य एक दूसरे की आंखों में झांकना बंद कर देते हैं और संवाद का धागा टूट जाता है। तब ये बिचौलिए भावनाओं का व्यापार संभालते हैं। वे उस सन्नाटे को शोर से भरते हैं जो हमारे अकेलेपन ने पैदा कर किया है। गीता में कहा गया कि दुख में विचलित ना हो, पर आज का आदमी बिना चीखे चिल्लाए दुख को मान ही नहीं पाता है। उसे एक शोर से भरा माहौल चाहिए, एक किरदार वही जो मुहैया कराते हैं। वे बाल बिखेरते हैं, बिलाप करते हैं और ऐसा माहौल बुनते हैं कि पत्थर भी पसीज जाए। पर क्या वह नमी असली होती है? यह एक मौसमी बुखार की तरह है जो आता है, हलचल मचाता है और अपनी कीमत वसूल कर चला जाता है। आधुनिक दौर के ये लोग भी यही कह रहे हैं। वे हमारे डिजिटल संसार को सिसकियां से भर देंगे और पर जैसे ही स्क्रीन बंद होगी वे अगले ग्राहक की तलाश में निकल जाएंगे। सिसकियों की यह भीड़ एक गंभीर चेतावनी है उस संस्कृति के लिए जो जीने से ज्यादा प्रदर्शन करने पर उतर आई है। अगर इतिहास खुद को दोहरा रहा है तो इस बार वह किसी महाकाव्य की तरह नहीं बल्कि एक खराब नाटक की तरह सामने है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आंखों की असली नमी दुर्लभ हो गई और बनावटी सिसकियों का साम्राज्य फैल गया। असल में ये आंसू भी अब किसी सब्सक्रिप्शन या ग्राहकी की तरह हो गए हैं। तय कीमत चुकाओ और मनचाहा विलाप पालो। इस भीड़ का बढ़ना इस बात का सबूत है कि हम सामूहिक रूप से भावनाओं के दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें रुककर सोचना होगा कि क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे आखिरी वक्त पर रोने वाले लोग हमारे चाहने वाले नहीं बल्कि वे होंगे जिन्हें अपनी वसीयत से भुगतान किया होगा। वक्त हमें संभलने का इशारा कर रहा है, पर सिसकियों का यह शोर हमें अपनी ही धड़कन सुनने की मोहलत नहीं दे रहा है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दिया जाता है, तो देख लिया करिएगा। राहत के बीच ये आप देखते हैं पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे बहुस्तरीय वैश्विक संकट के बीच देश की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात हो रही है। 2017 में आया था ना। संग्रह में खासी बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से संबल प्रदान करेगी और इससे सरकारी कोष को मजबूती मिलेगी। विकास से जुड़ी नीतियों के निर्माण में भी आसानी होगी। अब सरकार के पास पर्याप्त पूंजी का प्रावधान होता है तो नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के सृजन या फिर विस्तार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में आर्थिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जीएसटी संग्रह में 8.7% की वृद्धि दर्शाती है कि उपभोक्ता बाजार में उत्साह बना हुआ है। लोग सामान एवं सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर इस बढ़ोतरी को पिछले वर्ष लागू किए गए जीएसटी सुधारों से जोड़कर देखा जा रहा है, मगर इसका एक पहलू यह भी है कि इन सुधारों से व्यापारी वर्ग से लेकर आम आदमी को एक तरफ राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं।
सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते अप्रैल में देश का जीएसटी संग्रह बढ़कर 2.43 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और इससे पहले जीएसटी का सर्वकालिक उच्च संग्रह अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था और इस बार घरेलू लेन देन से सकल राजस्व 4.3% बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि आयात से जीएसटी संग्रह 25.8% की वृद्धि के साथ 57,580 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि आयात से जुड़ी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, जो वैश्विक अस्थिरता के बीच राजस्व प्राप्त करने के स्तर पर तो उत्साहजनक हो सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर यह देश के कमजोर पक्ष को दर्शाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे घरेलू लेन देन और आयात आधारित राजस्व के बीच बड़ा अंतर नीतिगत पुनर्मूल्यांकन की जरूरत की ओर इशारा करता है। ऐसे में जरूरी है कि मेक इन इंडिया अभियान को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के अनुरूप मजबूत करने के व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। घरेलू लेन देन के मोर्चे पर राजस्व संग्रह की बात की जाए तो सितंबर 2025 से लागू हुए ये जीएसटी सुधारों के तहत करीब 375 वस्तुओं पर कर दरें कम की गई और 4 श्रेणियों को मिलाकर 5 एवं 18% की 2 श्रेणियां रखी गई। सरकार का दावा है कि इन सुधारों का मकसद वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना, खपत बढ़ाना और बाजार में मांग को विस्तार देना है। मगर सरकार के इस कदम से वस्तुओं की कीमतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और छोटे कारोबारी भी इसे राहत कम और परेशानी ज्यादा मान रहे हैं। इस परेशानी का मूल कारण कच्चे माल एवं सेवाओं तथा तैयार माल की कर दरों के बीच का भारी अंतर है। यानी कई तरह के कच्चे माल को जीएसटी की 18% की श्रेणी में रखा गया, जबकि उससे तैयार माल 5% कर निर्धारित है। हालांकि अतिरिक्त कर को सरकार से वापस लेने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लंबी और जटिल कागजी कार्रवाई के कारण इसमें महीनों लग जाते हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। यह सही है कि राजस्व अर्जित करने के स्रोत में कर प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यह देखना भी सरकार का काम है कि समाज के निचले एवं मध्य वर्ग पर कर का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। सबक के बजाय किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि ऐसे हर इंतजाम किए जाएं ताकि दोबारा उस तरह की त्रासदी ना हो। मगर ऐसा लगता है कि हर जगह लापरवाही एक ऐसी सामान्य आदत के रूप में घुल गई जिसके कई बार बेहद दुखद नतीजे सामने आते हैं। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक गोल्फ कोर्स क्लब परिसर में बने जलाशय में बीते हफ्ते जिस तरह 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, वह एक बार फिर यही दर्शाता है कि लापरवाही और अनदेखी का आलम किस हद तक पसरा हुआ है। शुरुआती छानबीन के मुताबिक 8 से 10 साल के बीच बच्चे कम ऊंचाई वाली दीवार को पार कर गोल्फ कोर्स परिसर में चले गए और संभवतः वहां कृत्रिम जलाशय में नहाने लगे, जहां डूबने से उनकी जान चली गई। हैरानी की बात है कि सुरक्षा कारणों से परिसर की घेराबंदी के लिए खड़ी की गई दीवार की ऊंचाई बस इतनी है कि कोई 8-10 वर्ष का बच्चा भी उसे पार कर लेता है। संभव है कि वहां कुछ सुरक्षा गार्डों की तैनाती होगी, लेकिन दीवार फांदकर बच्चों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने वाला कोई नहीं था। डूबने लायक पानी से भरा जलाशय बना हुआ है, लेकिन अगर कोई उसमें गिर जाए तो उसके बचाव का वहां कोई इंतजाम नहीं है। सवाल है कि इस कदर बहुस्तरीय लापरवाही की वजह से अगर बच्चों की जान चली गई तो इसकी जवाबदेही किस पर है। इस मामले में एक त्रासद पक्ष यह भी है कि जुलाई 2023 में भी वहां ठीक इसी तरह 3 लड़कों की मौत हो गई थी। इस घटना के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया, नतीजन एक बार फिर 3 बच्चों की जान चली गई। यह पूछे जाने की जरूरत है कि इस तरह की व्यापक लापरवाही का कारण क्या है। क्या परिसर का प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है? जलाशयों या जल जमाव की खुली जगहों पर ऐसे हादसों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अमूमन सब में स्थानीय शासन तंत्र या फिर संबंधित परिसर के प्रबंधन की लापरवाही मुख्य कारण लगती है, मगर ना तो ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाता है, ना ही इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है। ये तो आप लोग भी देखते हैं, हमारे देश में कोई आप क्या हो जाती है, दुर्घटना इस तरह की हो जाती है, फिर जागती है हमारी सरकार, हमारे प्रशासन हाहाकार करने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा होता है और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।